हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को आज आपके सामने लेके आए हैं। तो ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक जैसे मान लीजिए कोई भी आपने अगर क्वेश्चन स्किप करा तो हो सकता है कि मे बी चांसेस कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये 40 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। और एक चीज़ आप लोग को और बता दें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि ये टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये आप लोग के लिए एक टास्क भी है। आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग आगे से आगे इसका आंसर सोच लीजिएगा मन में। जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है उनकी कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ इसके आगे। लेकिन जिन बच्चों को आता हो वो अपना सोच लीजिएगा आगे ही। तो हमको लास्ट में जैसी वीडियो इन ख़त्म होने वाली हो, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको 40 में से कितने नंबर आप कितने क्वेश्चन आपने सही करे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 40 में से कितने नंबर आप खुद पाते हो, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को हम अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल हम इसका आंसर देख रहे थे कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है: न्यूटन पर कूलम, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, या फिर न्यूटन एम मीटर अपॉन कूलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए और अपना अलग से लिखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर वोल्ट मीटर, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई से। किससे डिनोट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को हम लोग? फाई से। और फाई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू फार्मूला होता है ई डॉट ए। तो ई डॉट ए अगर बोले तो ई हो जाएगा हमारा वोल्ट और ए का हो जाएगा मीटर, मतलब कि एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन भी हमारे सामने है। दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले कैसे जाते हैं। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू एन ई। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। जहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें 8 कूलॉम ऋण आवेश मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पर निकालना है। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्यू का हमको क्यू के नीचे कहाँ भेज देंगे? ई को। तो जो मेन हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, ई कहाँ आ जाएगा? इधर क्यू के नीचे। तो ई को हम यहाँ से रिमूव करके ई यहाँ पर लिख देंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं। क्यू की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी दी हुई है? 8 कूलॉम। पीछे देखिए आपको 8 कूलॉम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख दोगे 8, और नीचे ई की वैल्यू आप लोगों को सबको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है ई की वैल्यू। तो अब क्या करना है, देखिए ये पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाइए। 16 कम 16, 16 पंजे 80। तो 5 इंटू 10 की पावर, आप देखिए 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देखिएगा एक बार आप लोग पूरा। बचा क्या मेरे पास? देखिए हमारे पास ऊपर बचा यहाँ पर 5 और अपॉन में बचा 10 की पावर माइनस का 19। तो ये जो 10 की पावर माइनस 19 है ये हम ऊपर लेके आएंगे। तो जब ये इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। मतलब 5 इंटू 10 की पावर 19। क्यू इक्वल टू एनी से आप निकालिएगा, वहाँ से ही आपको आंसर मिल जाएगा देखने को। तो फाइनली आंसर मेरा यहाँ पर क्या होगा? पीछे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, आंसर मेरा हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 19। मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? परावैद्युतांक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो परावैद्युतांक होता कितना है चांदी का, देख लेते हैं। तो किसी भी चालक का जो हम लोग परावैद्युतांक बीच में निकालते हैं वो क्या होता है? परावैद्युतांक वो चांदी का हमेशा रहता है इन्फेनाइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इन्फेनाइट, मतलब अनंत होती है चांदी की परावैद्युतांक की क्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक है। तो धारिता का मात्रक क्या होता है? आप लोगों ने इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो क्यू फॉर होता है मेरा कूलॉम, मतलब कि आवेश, कूलॉम, और वी फॉर होता है वोल्ट, मतलब कूलॉम पर वोल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, कूलॉम पर वोल्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो उसके तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दुगनी कर देना या चौगुनी कर देना, तो आज आप लोग एक फार्मूला सीख के जाइए जो रामबाण फार्मूला है। मतलब वो ऐसे कोई भी सवाल आ जाए वहाँ पर लगा दो तो खट से उसका आंसर निकल आएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर डैश इक्वल टू
एन स्क्वायर आर। तो आर डैश फॉर जो नया प्रतिरोध आएगा वो, और आर जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, और एन स्क्वायर मतलब कि कै गुना करा जा रहा है। तो यहाँ पर कै गुना करा जा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो गुना करा जा रहा है। तो एन की जगह को हम क्या रखेंगे 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको रफ करके यहाँ से हम लोग यहाँ पर 4 लिख लेंगे। 4 इंटू आर कितना था हमारा, आर है 50 ओम, तो 4 इंटू 50, ठीक है, 4 इंटू 50 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पर 200। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 200 ओम नया प्रतिरोध होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व आप लोगों ने इससे पहले शब्द सुन के आए होंगे आप लोग, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में। तो वहाँ पर क्या होता है, उसका मात्रक आपको मिल जाएगा हेनरी। लेकिन यहाँ पर भैया कुछ स्वप्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण थोड़ी ना पूछा है, यहाँ पर हमसे इन्होंने केवल पूछा है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा। तो प्रेरकत्व का मात्रक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या होगा, आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो ओम सेकेंड। प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा इसका सही आंसर ओम सेकेंड हो जाएगा इसका मात्रक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। मतलब स्वप्रेरकत्व का मात्रक इन्होंने पहले ही बता दिया हेनरी, लेकिन इसके समकक्ष हम किसको लिख सकते हैं। तो हेनरी के समकक्ष क्या लिख सकते हैं, तो स्वप्रेरकत्व के मात्रक की आपको यूनिट याद होनी चाहिए। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर इसका सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इन चारों में से ये ऑप्शन नंबर सेकेंड सही कर देना है। बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ये आप लोग अभी पढ़ के आए होंगे अपनी थ्योरी में कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है, मतलब किसके संरक्षण पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा आवेश, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संवेग, तीसरा ऊर्जा, और चौथा यहाँ पर द्रव्यमान। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बता दें क्या होगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऊर्जा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है यहाँ पर कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या देख लेते हैं। ऑप्शन चारों ऑप्शन अपने क्या है, पहला ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एम्पियर मीटर स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और चौथा मात्रक हो जाएगा हेनरी। तो भैया हेनरी तो यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आप लोग के सामने हम बता दें कि करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने क्या है कि 1/√ε0 और म्यू नॉट का मात्रक है। तो भैया इसका मात्रक क्या होने वाला है देख लेते हैं। न्यूटन पर कूलॉम, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, फैराडे, क्या होगा इसका मात्रक। तो आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दें बिल्कुल हम कि 1/ε0 और म्यू नॉट ये दोनों ही जो आपको नीचे अपॉन में दिख रहे हैं ε0 और म्यू नॉट, ये दोनों ही निर्वात, प्रकाश में निर्वात की चाल के एक तरह से समकक्ष होते हैं। तो प्रकाश में निर्वात की चाल क्या होती है, मतलब चाल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, चाल मतलब स्पीड यानी कि वेग, और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। अब भैया ये बताना आपको, देखिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हमेशा ही अनुप्रस्थ रहती है। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग को करेक्ट। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर अनुप्रस्थ तो होती है, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर अनुदैर्घ्य भी दिया हुआ है, तो अनुदैर्घ्य भी होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट व सेकंड दोनों, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें वो अनुप्रस्थ भी होती हैं और अनुदैर्घ्य भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं, सबसे न्यूनतम आवृत्ति की। इन जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं कि परावैगनी किरणें, गामा किरणें और एक्स तरंगे और माइक्रो तरंगे, इन चारों में सबसे कम आवृत्ति वाली चुंबकीय तरंग कौन सी है। तो इसमें एक ही सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग है, जैसा कि नाम ही से आपको पता चल रहा होगा, माइक्रो तरंगे, इनकी आवृत्ति सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है इसमें कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन है। अभी देखिए हम लोग सबसे न्यूनतम आवृत्ति की पढ़ के आए, तो ऊपर हमने बताया था आपको माइक्रो तरंगे सबसे कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे अलग पूछ रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है। तो सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग के लिए ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 4। पहला है परावैंगनी तरंगे, दूसरा दृश्य प्रकाश, तीसरा गामा, चौथा रेडियो तरंगे। तो भैया देखो परावैंगनी हो नहीं सकती क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी होती है इनकी, लेकिन इतनी भी हाई नहीं होती कि
हाँ हम लोग हमें नुकसान कर सकें। ठीक है, फिर दृश्य प्रकाश तरंगे इसकी भी ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर। चौथा आपको रेडियो तरंगे दिख रहा होगा। मेन जो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा गामा तरंगे। इनकी भैया जो आवृत्ति मतलब कि फ्रिक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे शरीर पर अगर पड़ जाए तो हमको ये नुकसान कर सकती हैं। उसका देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है। मतलब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, फॉर एग्जांपल जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो जब भी किरण आपतित होती है या फिर परावर्तित कुछ भी होती है तो उसमें क्या चीज़ का परिवर्तन नहीं होता है। तो भैया जो लाइट आ रही होती है उसकी कभी भी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या नहीं चेंज होती है? फ्रिक्वेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि तरंग की आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि यदि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, मतलब यहाँ कहने का मतलब है आपतन कोण जो होता है हमारा आई और क्रांतिक कोण क्या होता है हमारा सी, अगर ये दोनों बराबर हों तो अपवर्तन कोण भैया हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आप अपवर्तन कोण जो होगा मेरा वो 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर कह रहा है कि दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी। तो संयुक्त लेंस मतलब कह दिया कि हमें पहले ही पता चल गया कि इन दोनों को हमें जोड़ देना है, केवल इतना आपको काम करना है, इसका आंसर निकल आएगा। तो भैया प्लस का 4 डायोप्टर और माइनस का 2 डायोप्टर, इसको जब हम लोग एडिशन करेंगे इसका, तो देखिए प्लस का 4 प्लस लगा के माइनस का 2 आप लिख देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फाइनली आंसर 4 - 2 2 आ जाएगा मेरा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डायोप्टर, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। तो भैया वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की आधी होती है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा f = r/2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है। तो भैया ऐसा कौन सा, नीचे जो कलर आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे 4, लाल, पीला, हरा, बैंगनी, तो इसमें से ऐसा कौन सा कलर होता है जो पानी में भी सबसे अधिक वेग से सबसे अधिक गति से चलता है। तो इसको समझने से पहले आप लोग को एक एग्जांपल बताते हैं छोटा सा, कि आपको हमेशा खतरे का सिंबल लाल दिखाई देता है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, हाई स्कूल में शायद पूछा भी होगा आप लोगों में, अधिकतर हाई स्कूल में पूछा रहता है कि, और इंटर में भी पूछा रहता है कि खतरे का साइन लाल क्यों होता है। तो आप लोग एक कारण बता सकते हो कि लाल रंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत होती है, मतलब हमें दूर से दिखाई दे रहता है। आप कोहरे में गाड़ी चलाते हो, इसलिए यही कारण है कि गाड़ी जो होती है आपकी 4 पहिया हों या फिर ट्रक हों, तो उसमें पीछे के जो होता है आप लोग का रेड लाइट वो रखी रहती हैं, मतलब जो पीछे आपको बैक लाइट होती हैं जो लगी होती हैं वो लाल कलर की होती हैं। चाहे मोटरसाइकिल भी आप देखोगे उसमें भी लाल कलर की पीछे जो होती है, आप गाड़ी रोकोगे तो लाल लाइट जलेगी, जिससे अगला पीछे जो आ रहा होगा वो समझ जाएगा कि भैया बंदा रुका हुआ है, हमें अभी आगे रुक के जाना है। समझ गए आप लोग? इसीलिए यहाँ पर आपको लाल कलर जो होगा वो सही होगा। ट्रेन भी कोहरे में आप लोगों ने देखा हो, ट्रेन वगैरह तो जो कोहरे में चलती है इसीलिए आपको रेड लाइट पर रुकने के लिए बोला जाता है। तो इसीलिए खतरे का सिंबल लाल बनाया जाता है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, इसके बाद हमसे कह रहा है कि वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है कौन सी होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन और कि ध्रुवण। तो ऐसी कौन सी तरंग की प्रकृति होगी जो अनुप्रस्थ तरंग दर्शाएगी। तो भैया ध्रुवण होगा एकमात्र ऑप्शन। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो टूरमेलिन क्रिस्टल वगैरह जो रखा होता है उससे सीधे एकदम जो वे आती हैं, किरण रेज जो आती हैं वो सीधे एकदम पास हो जाती हैं, तो वो कौन सी क्वालिटी होगी उसकी? ध्रुवण क्वालिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्रुवण कोण P और क्रांतिक कोण C में संबंध होता है। तो इसमें संबंध क्या होता है, हम लोग लिखते हैं tan P = 1/sin C, और 1/sin को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? 1/sin को कॉसेक। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा tan P = cosec C, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। मतलब किसी गतिमान कण से संबंधित जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती है वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है वो हमारी निर्भर नहीं करती है आवेश पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो विराम द्रव्यमान भी ये फोटोन कितना होता है आप लोगों को पता होगा, h/λ। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ क्या होगा, C = h/λ। तो वही यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया गया है फोटोन के विराम द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ कह रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा है। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा क्या होती है हम लोग को पता होगा, यहाँ पर hc/λ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारे सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बन रहा है हमारा कि जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। मान लीजिए ये कोई सतह रखी हुई है जस्ते की, इस पर से हमें क्या कराना है, कोई भी जो आपके नीचे चारों तरंगे दिख रही हैं आप लोग को ऑप्शन में, इसमें से कोई एक तरंग चूज करके हमको इस पर डालना है जिससे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। तो ये किसी भी धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने की जो क्रिया होती है उसमें हम लोग केवल एक प्रकाश डालते हैं जिसका नाम है यहाँ पर परावैंगनी प्रकाश। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत ही हाई इफेक्टिवली होती हैं और इफिशिएंसी भी इनकी बहुत हार्ड होती है। जैसे ही इस पर पड़ती हैं वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है कौन, जस्ता, जो हमारी यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है तो न्यूनतम द्विब्रोगली वाला तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो न्यूनतम द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला एक ही कण होता है जो होता है यहाँ पर अल्फा कण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणु की अन्य ऊर्जा का मान होता है। तो आयनन ऊर्जा का मान हमेशा यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए निगेटिव होता है। तो निगेटिव यहाँ पर एक ही हमको दिख रहा है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो कोणीय संवेग में अंतर क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु की। तो ऑप्शन 4 आपके सामने दिखे हुए हैं लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 2 h/2 जहाँ पर h हमारा क्या होता है प्लांक नियतांक और पाई की वैल्यू आप लोग को पता होगी 22/7 होती है। ठीक है, तो वही आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही कर देना है। अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। जो परमाणु होता है उसके अंदर अल्फा कण जो होते हैं वो किस बल के कारण एक दूसरे से प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन इसका सही होगा कूलॉम बल। तो कूलॉम बल के कारण क्या होते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णित होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि एक AMU के तुल्य ऊर्जा होती है, एक AMU के तुल्य। तो एक AMU की तुल्य ऊर्जा क्या होती है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी तुल्य ऊर्जा होती है। तो AMU का यहाँ पर फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिए। एक AMU का मतलब क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक मास यूनिट। ठीक है, तो उसका जो होता है यहाँ पर वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा भैया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है देखिए कण जो कि 92U238 के नाभिक में नहीं उपस्थित है। तो पहले तो ये लिखा क्या है इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। U फॉर होता है यूरेनियम, यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या नहीं उपस्थित है यहाँ पर, तो 92 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये नीचे वाला क्या होता है इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो मतलब 0 केल्विन ताप अगर किसी शुद्ध अर्धचालक को दिया रहा है तो वो क्या बन जाएंगे, नीचे से चालक बन जाएंगे, शक्ति स्रोत बन जाएंगे, प्रतिरोधक बन जाएंगे या विद्युत रोधी बन जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा विद्युत रोधी। जो हमारे 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक होते हैं वो विद्युत रोधी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि एक एन टाइप अर्धचालक होता है। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, धनावेशित, उदासीन, ऋणावेशित या फिर कोई नहीं। तो हमारा जो एन टाइप अर्धचालक होता है वो हमेशा धनावेशित होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं, तो फास्फोरस मिलाते हैं, एल्युमिनियम मिलाते हैं, एंटीमनी या फिर आर्सेनिक। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों मिलाते हैं एल्युमिनियम। तो आप लोग को एल्युमिनियम ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। तो पी एन डायोड की अवक्षय परत क्या होती है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई पी एन संधि डायोड है, यहाँ पर दो लगे हुए हैं, एक यहाँ पर आपका इस साइड वाला हो जाएगा पी, इस साइड वाला हो जाएगा एन। तो ये होती है मेरी अवक्षय परत बी एच की, ये उदासीन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होते हैं, इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं, उदासीन होती है। क्योंकि होल मान लीजिए इधर होंगे इलेक्ट्रॉन और कोटर इधर होंगे तो ये उदासीन होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनना है हमारा कि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया गया है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी। तो जैसे ही हम किसी कण का संवेग दोगुना करेंगे तो हमारी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमेशा आधी होगी। अगर हम कण के संवेग को 4 गुना करेंगे तो वो हमारी केवल 2 गुनी हो पाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, किसी भी संवेग को या फिर जो हमारा जो होता है मोमेंटम उसको हम अगर दोगुना कर देते हैं तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य जो होता है लेमडा वो हमारा आधा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, तो वो क्या होंगे? तो वो होते हैं हमारे समस्थानिक। समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कि ऐसे कोई परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, तो उनको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक में क्या होगा, अगर समभारिक भी एक पूछ लेता है आपसे कि बताइए समभारिक क्या होते हैं, तो समभारिक में नाम से पता चल रहा होगा समभार, मतलब कि परमाणु भार इसमें समान होंगे और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे, उनको हम लोग समभारिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है निम्न में से? जो आपको लिखा हुआ है, नाभिकीय विखंडन, साइक्लोट्रॉन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर नाभिकीय संलयन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन एक सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है यदि स्रोत गतिशील हो, संसूचक गतिशील हो, और यहाँ पर फर्स्ट व सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन से हो जाएगा इसमें, ऑप्शन इन फर्स्ट व सेकंड, इसमें इनमें से कोई नहीं। ये गतिशील भी होते हैं और संसूचक गतिशील भी होते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर आखिरी एकदम 40वां क्वेश्चन क्या है, देखिए नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी, अपसारी या फिर फर्स्ट व सेकंड दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी। जो नेत्र में हमारा लेंस लगा होता है वो होता है उत्तल, और उत्तल लेंस हमेशा अभिसारी होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन पूरे पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी रुक के जाइए, एक मिनट सुनिए, पूरी अगली वीडियो में आने क्या वाला है। तो अगली वीडियो जो होने वाली वो फिजिक्स की महत्वपूर्ण डेरिवेशंस पे होने वाली है। तो अभी से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।